हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई किया जा सकता है इन कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। तो जो डिवाइस जो इन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, उसको मेजर करती है, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। Meter bridge or slide wire bridge. It is a device which is used to measure unknown resistance and specific resistance of a material, of a conductor, and it is based on the principle of Wheatstone bridge. अगर आप इसका प्रिंसिपल लिखोगे, it is based upon principle of balanced, better word है balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge is the working principle of this meter bridge or slide wire bridge. Okay, अब मीटर ब्रिज का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब है इसमें यूज होने वाली जो वायर है वो 100 सेंटीमीटर लंबी होगी, उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी। वायर कौन से मटेरियल की बनी होगी? याद करो, जब हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस पढ़ा था, रेजिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि कुछ अलॉयज ऐसे हैं, कौन कौन से थे? मैंगनीज, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। कुछ अलॉयज ऐसे हैं, नाइक्रोम, कुछ अलॉयज ऐसे हैं जिन पे टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग उन्हीं में से किसी एक अलॉय की वायर को यूज़ करेंगे टू मेक दिस वायर अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो डिज़ाइन हमारे पास क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर मीटर ब्रिज का डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन में हमारे पास कुछ इस तरह से थिक कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी। इन कॉपर की स्ट्रिप्स के दो एंड्स के बीच में यहाँ पर कनेक्ट की गई होगी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। दिस इज लाइक दिस। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कनेक्ट की रहेगी। अगर मैं इस एंड को 0 सेंटीमीटर मान लूँ तो नेचुरली जो दूसरा एंड है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, इनका थिक होना बहुत ज़रूरी है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। यहाँ पर हमारे पास दो टर्मिनल्स रहेंगे, दो पॉइंट्स रहेंगे जिनके थ्रू हम लोग कनेक्शंस जोड़ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ बीच में रहेगा। हियर यू आर कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे फिर से बताऊंगा। एंड हियर वी हैव अननोन रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फाइंड आउट करनी है। एंड इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर हमारे पास जुड़ा होगा एक गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर के साथ जुड़ी होगी एक जॉकी। ठीक है, गल्वानोमीटर के साथ जुड़ी होगी एक जॉकी। जॉकी क्या है ये अभी बताऊंगा। ये जॉकी इस 100 सेंटीमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करेगी। 100 सेंटीमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करेगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जॉकी हम स्लाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर एक स्केल लगा रहेगा जो कि रीडिंग लेगा 0 to 100 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर स्केल दोनों तरफ से कैलिब्रेटेड होता है। दोनों तरफ से कैलिब्रेटेड का मतलब है एक तरफ 0 से 100 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे एंड पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरफ रहेगा 100 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ रहेगा 0 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो वायर है ये सीधी जस्ट इस
स्केल के ऊपर ही होती है, यानी कि हमें हर पॉइंट पे ये पता होता है कि जॉकी को हमने कहाँ पर टच किया है, मतलब हमें ये पता होता है कि ये लेंथ कितनी है, जॉकी के लेफ्ट साइड में लेंथ कितनी है, जॉकी के राइट साइड में लेंथ ऑफ वायर कितनी है। हमें ये पता है कि टोटल वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो नेचुरली अगर एक तरफ लेंथ है L तो दूसरी तरफ लेंथ होने वाली है 100 माइनस L सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये आपको वायर का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम जो कनेक्शंस हैं इनके थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं एक बैटरी एंड विद अ की। बैटरी एंड a key is connected here like this. Okay, so this is diagram, circuit diagram of meter bridge. अब हम लोग वन बाय वन करके हर पॉइंट को समझेंगे। पहले तो हम बात कर रहे हैं कि हमने इतनी मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप्स क्यों यूज की है। आंसर क्या है, अगर स्ट्रिप मोटी होगी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। एरिया बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली है कि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग कॉपर, एंड हमें पता है कि कॉपर इज वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर अवेलेबल। बेस्ट होता है सिल्वर, बट सिल्वर हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज महंगा होता है। बट हम कॉपर को मस्त यूज़ कर सकते हैं और रजिस्टिविटी कम से कम, और हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा रखा है ताकि इन कॉपर वायर्स की या कॉपर स्ट्रिप्स, बेटर है कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस इतनी कम हो कि हम लोग इसे आसानी से अपनी कैलकुलेशन में इग्नोर कर पाएँ, आसानी से इनकी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, द पर्पस ऑफ कॉपर वायर्स टू बी थिक इज टू निगलेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिप्स। ओके, तो यहाँ पर कितनी स्ट्रिप्स आप काउंट कर सकते हो, 1 is 1, this one is second and this one is third। तो कुल मिला के हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर आते हैं RB। RB stands for resistance box, stands for resistance box। RB stands for resistance box। resistance box क्या है? resistance box एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से हम अपनी मन चाही रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, मन चाही रेजिस्टेंस को सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो बेसिक डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स रहते हैं T1 T2, जिन टर्मिनल्स के साथ हमको वायर्स को जोड़ना है। ठीक है, 2 कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होंगे। ये वाले 2 टर्मिनल्स मैं साइड में शो कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये दोनों एक ही तरफ होते हैं, ऐसे आमने सामने नहीं होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास लगी होती हैं कीज। सर्किट डायग्राम मैं अब उतनी अच्छे से तो नहीं बना पाऊँगा, बट आपको जो कंसेप्ट है वो ज़रूर समझ में आएगा। ये कुछ इस तरह से सर्किट में ऊपर ये जो मैं थिक शो कर रहा हूँ ये भी मेरे पास कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है। जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, आपको एकदम से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास हैं कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स। ओके, और इनके बीच में ये जो मैंने जगह बनाई है ये है की को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर कनेक्शन को कंप्लीट कर सकें। आई जस्ट एक्सप्लेन कि होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक की को इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये की है, की भी कॉपर की बनी होती है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ तो ये दोनों मोटी मोटी मेटल की शीट्स आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, इस और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, मान लीजिए 1 ओम। वो बॉक्स के अंदर रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, बॉक्स के अंदर रहती है। यहाँ पर भी ऐसे ही 1 ओम होगी, यहाँ पर फिर नहीं, ऐसा करते हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ohm, then it comes out here 10 ohm,
20 ओम एंड सो ऑन, ठीक है। अब पूरी वैल्यूज़ के डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पर 3 ओम की जगह बेटर है 2 ओम ही लिख लें, ठीक है। ऐसे ही 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स यहाँ पर लिखे रहेंगे। सो दिस इज द अरेंजमेंट यू कैन सी हियर। अब देखो, अगर मैं यहाँ सब जगह पे कीज़ भर देता हूँ, आपको बड़ा क्लियर होगा। सब जगह पे मैंने कीज़ यहाँ पर भर दी हैं, कोई शक? अब इन कीज़ को भरने के बाद मेरे ये सिर्फ की बाहर हटा रखी है, तो सर्किट में आप समझो कि ये सारा जो हिस्सा है शॉर्ट सर्किट हो गया है ना। जो बीच वाली रेजिस्टेंसेज हैं ये सारी शॉर्ट सर्किट हो गई हैं। सिर्फ कौन सी रेजिस्टेंस है जो सर्किट में है? दैट इज ओनली 1 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से एक ये वाली की भी हटा दूँ तो अब देखो सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस हो गई है, 1 + 2, ठीक है। और डिटेल में देखना चाहते हो तो यूँ समझो कि ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा 1 ओम, ये होगा 2 ओम। तो अब करंट इस तरह से होके जाएगा, तो कुल मिला के 3 ओम की रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक की को निकाल देता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस भी यहाँ सर्किट में एक्टिव हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के हमारे पास इस केस में 13 ओम की रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब हमने जितनी कीज़ को बाहर निकाल रखा है उन सब की काउंट कर गिनती ऐड कर लेनी है। वहाँ पे हर जगह पे वैल्यू लिखी रहेगी, 1 ओम, 2 ओम वगैरह वगैरह, उन सब की रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लेना है। वी विल गेट नेट रेजिस्टेंस एक्टिंग प्रेजेंट या एक्टिंग ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस को हम टुकड़ों में, स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1.1 ओम ले सकते हैं, 1.01 ओम ले सकते हैं, नहीं। जो वैल्यूज इस रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर मेंशन है हम वही रेजिस्टेंसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द सर्किट। यहाँ पर इस एग्जांपल में जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया उसमें टोटल रेजिस्टेंस अगर आप ऐड करोगे 20, 30, 40, 50, एक्चुअली मेरे से थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है। आइडियली यहाँ पर मुझे 20 और इधर मुझे 50 लिखना चाहिए था। ऐसा करने से मेरे पास ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली देखो 50, 60, 70, 80, 90, 100 ओम की टोटल रेजिस्टेंस बन गई है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये 1 ओम से लेके 100 ओम तक की सारी रेजिस्टेंसेस को हमें सप्लाई कर सकता है, बट इन स्टेप्स इंटीग्रल वैल्यूज ही आएंगी। 1 के बाद 2 आएगा, 1 के पॉइंट 1.1, 1.2 नहीं आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। देखो पहली निकाली 1, दूसरी निकाली 3, तीनों निकाल दी 5, ठीक है। पहली 4 निकाल दी 10 के बाद एक ये निकाल दी 11। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कुल मिला के यू कैन ट्राई दिस एट होम। अभी कैलकुलेशन करके देखना, यू विल गेट ऑल पॉसिबल रेजिस्टेंसेस फ्रॉम 1 to 100 ओम। इज दैट ओके? तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और जितनी भी वैल्यू है वो हमें पता होता है। आगे है X। X मीन्स वो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए सस्पेंस है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि नोन एज अननोन रेजिस्टेंस। डन। इसके बाद हमारे पास आ गया गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को हम पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। गैल्वानोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। गैल्वानोमीटर का पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके दोनों तरफ इन जनरल 30 डिविजन्स होती हैं। एक तरफ क्लॉकवाइज गया तो इसका मतलब है कि करंट एक डायरेक्शन में है, अगर पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज गया तो इसका मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में है, पहली वाली से उल्टी डायरेक्शन में है। इसके बाद ये नया सिंबल आया है जॉकी। जॉकी बेसिकली एक मेटालिक कॉन्टैक्ट होता है। ऐसे बेटा एक मेटल का बना हुआ पेन सा होता है, ठीक है। अब ये मैं 3D में तो नहीं बना पाऊंगा, बट आप यहाँ पर फीलिंग जरूर ले सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो लेक्चर में ये इसकी एक
डायग्राम अटैच कर दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, ये जॉकी है, ये सारी की सारी जो मटेरियल है, जो बॉडी है इसकी, ये बनी होती है मेटल की, जनरली आयरन की, ठीक है, या स्टील की बनी रहती है। ये ऊपर टर्मिनल है ताकि हम वायर यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे वायर अटैच कर सके। नीचे ये शार्प एज होता है। आई विल ट्राई, हालांकि मुझे अपनी ड्राइंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये इस तरह से शार्प एज बना होता है, ठीक है, नाइफ एज सा बना होता है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे हमने कांटेक्ट बनाया है। डन। तो ये हो गया इसका शार्प एज। अब इसकी जो मेटालिक बॉडी है, इसको ऊपर से एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक से यहाँ पर कवर किया होता है। हम लोग जब इस जॉकी को पकड़ते हैं तो हम लोग इस प्लास्टिक वाली बॉडी से पकड़ते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो एक्चुअली कांटेक्ट है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट किया है, ये मेटल का हमें बाहर दिखाई देगा। ऊपर की तरफ ये टर्मिनल होगा, ये भी हमें दिखाई देगा, जिसको हमने वायर को जिसके साथ जोड़ा हुआ है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जो इसकी बॉडी है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो वी विल ऑब्जर्व इट इज समथिंग लाइक दिस। अंदर की तरफ होगी मेटालिक बॉडी, बट वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो जॉकी यूं समझो इस तरह से कि पेन ही है, बट आगे की तरफ ये नाइफ है, जो शार्प है। ये है मेरे पास क्या, वायर है। तो मैं इस जॉकी को इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, अलग अलग पॉइंट्स पे रखा, तो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, स्लाइड होने से क्या हो रहा है कि ये जो L एंड 100 - L लेंथ है, इनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। यहाँ से जॉकी को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये लेंथ भी इधर से चेंज हो जाएगी, दूसरी लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इज इट ओके? अब हम देखते हैं कि ये नीचे वाली जो वायर है, जो 100 सेंटीमीटर वायर है, जिसके नाम पे ही मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज है, वो वायर क्या काम कर रही है। बेसिकली जब हम जॉकी को कहीं पे भी टच करते हैं तो ये जॉकी इस वायर को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्से की रेजिस्टेंस को अगर मैं R1 मान लूँ तो दूसरे हिस्से की रेजिस्टेंस नेचुरली कितनी हो जाती है, R2। आप चाहो तो एक को P और दूसरे को Q मान सकते हो। इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज पढ़ा, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तब हमने PQ सिंबल्स यूज किए थे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर P एंड Q सिंबल यूज कर सकते हैं। अब P क्या है, देखो P है रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। कहाँ तक, यहाँ तक जॉकी ने टच किया हुआ है। एक एंड किधर है, 0 पे है, दूसरा एंड जॉकी तक है। तो ये एक मेरे पास वायर हो गई है। इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, रो इंटू L/A, where L is length of this wire, A is area of cross section of this wire and rho is resistivity of the material जिसकी ये वायर बनी हुई है। सिमिलरली ये जो Q साइड है, सेकेंड हाफ है, इसके लिए मैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ पर वायर तो सेम ही मटेरियल की बनी हुई है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, बट लेंथ हो जाएगी 100 - L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A। इज इट ओके? अब देखो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर मैं जॉकी को चेंज करता हूँ, जॉकी की पोजीशन को चेंज करता हूँ, तो पोजीशन को चेंज होने से ये लेंथ L एंड हेंस 100 - L दोनों चेंज होंगे। यानी कि ये P एंड Q, ये दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे, L और 100 - L की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। इसका मतलब P एंड Q की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। मीन्स यूजिंग दिस अरेंजमेंट वी विल गेट 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इनकी रेजिस्टेंस को हम बहुत मामूली चेंज कर सकते हैं। बहुत मामूली का क्या मतलब है कि मान लो जॉकी का पहला कांटेक्ट पॉइंट था, वो 51.7 सेंटीमीटर पे था। अब मैं जॉकी को थोड़ा सा मूव करता हूँ 51.8 पे, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर जॉकी को मैं आगे स्लाइड कर सकता हूँ। 1 mm यानी कि जॉकी को स्लाइड कर सकता हूँ, यानी कि इस लेंथ में 1 mm का इंक्रीमेंट हो गया, दूसरी तरफ लेंथ में 1 mm का डिक्रीज हो गया। यानी कि यहाँ पर
थोड़ी थोड़ी लेंथ चेंज होगी, जिसका मतलब थोड़ी थोड़ी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी P एंड Q की वैल्यू चेंज होगी। द बेसिक आइडिया इज टू गेट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, टू गेट वेरिएबल रेजिस्टेंसेस P and Q by using arrangement of wire and jockey। ओके, अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये सारी सर्किट डायग्राम कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ करता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ, जितने प्लग्स हमने बाहर निकाले हैं उनकी कुल मिला के रेजिस्टेंस हो गई है R। ये अननोन रेजिस्टेंस है X। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हमारे पास लगी हुई हैं P एंड Q, जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद अ जॉकी, एंड इधर मैंने एक बैटरी जोड़ रखी है एज यू कैन सी हियर। ओके, सो दिस इज योर अरेंजमेंट। की आप लगाना चाहो तो कोई समस्या नहीं है, वो इंट्रोड्यूस की के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर P एंड Q वेरिएबल है, X हमें पता नहीं है, R भी वेरिएबल है, बट हमने R एक बार डिसाइड कर ली, भाई इतने एक प्लग बाहर निकाल दिया है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को प्लग इंसर्ट करेंगे, की ऑन कर देंगे, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो शुरू में गैल्वेनोमीटर में से भी करंट पास करेगा। गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे थोड़ा आगे, एक बार आगे ले जाते चले जाएंगे। ठीक है, मान लो कि हमारे गैल्वेनोमीटर ने पहले रीडिंग दी थी इस तरफ से 20 डिवीजन पे, हम लोग अपने जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं मेनली, मान लीजिए टूवर्ड्स राइट साइड। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये कम होती चली जा रही है। हम तब तक आगे स्लाइड करेंगे जब तक कि एग्जैक्टली जो पॉइंटर है वो सेंटर में नहीं आ जाता, जब तक कि डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो नहीं हो जाती। Actually what we are doing, we are adjusting value of P and Q to get balance point, to get Wheatstone bridge in balanced state। जब ये स्टेट आ जाती है, जिस पॉइंट पे ये स्टेट आती है उस स्टेट को हम, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट एंड स्टेट इज कॉल्ड बैलेंस्ड स्टेट, या Wheatstone bridge is in balanced state, या balanced Wheatstone bridge, कुछ भी वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। मान लो कि आपके पास अभी डिवीजन आ रही थी 20, आपने जॉकी को राइट को मूव किया, अरे ये क्या हुआ, अब ये 20 से 25 की तरफ जा रही है, इसका मतलब राइट को मूव नहीं करना है। अब हम वापस चलेंगे, लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे। लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये डिवीजन कम होनी शुरू हो जाएंगी, 20, 15, 10, अल्टीमेटली इट विल कम टू 0। मीन्स हमें मिल जाएगा वो पॉइंट यहाँ पर, ये रेशियोज बैलेंस हो रही हैं, R/X इज इक्वल टू P/Q, यानी कि हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन मिल जाएगी। कब? जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कब? जब हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। यानी फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन राइट R/X इज इक्वल टू P/Q, यानी कि X की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी R इंटू Q/P। R रेजिस्टेंस वो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली है। Q की वैल्यू हमने अभी अभी लिखी थी, रो इंटू L की जगह आएगा हमारे पास 100 माइनस L बाई A डिवाइडेड बाई रो इंटू L बाई A। यहाँ पर रो एंड रो कट जाएंगे, A एंड A कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L बाई L, यानी कि ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमने लिखा था X से, तो अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू हो गई R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। न्यूमेरिकल्स में हमें ये याद रखना होता है कि अगर X राइट साइड में है, इस मीटर ब्रिज की राइट साइड में अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम इसके सामने, X के सामने इक्वालिटी की दूसरी साइड में यही वाली लेंथ लिखेंगे 100 माइनस L। ठीक है, और इधर ये हो गई R/L, R/L इधर आएगा R/L, और X के सामने इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या आएगा 100 माइनस L। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
error in meter bridge. And error in meter bridge. हेडिंग लिखिए, and error in meter bridge. and error है क्या बेटा? बेटा जब हम लोग इस स्केल से इस ट्रिप के ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वायर जो है वो एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है, चाहे उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। आप यूँ समझो, ये है मेरे पास 0 पॉइंट ऑफ स्केल, ये है मेरे पास 100 सेंटीमीटर ऑफ स्केल, बट इन दोनों साइड्स में ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस या ये थोड़ी सी ये वायर प्रेजेंट है। मैं समझाने के लिए इन पॉइंट्स को, ए पॉइंट जो 0 सेंटीमीटर पे है, बी पॉइंट जो 100 सेंटीमीटर है, उसको मार्क कर देता हूँ। जो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इसको इस साइड में मैं लिख लेता हूँ C और दूसरी साइड में लिख लेता हूँ D। अब मेरे पास मान लो AC लेंथ है अल्फ़ा एंड जो BD लेंथ है मान लो वो मेरे पास है बीटा। दिस इज बीटा लेंथ एंड दिस इज अल्फ़ा लेंथ। ठीक है, मैं समझाने के लिए कि ये लेंथ है, इसको मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। हालांकि बच्चों इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, इसकी वैल्यू मात्र 1 mm के आसपास या उससे भी छोटी हो सकती है, बट हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट रहती है। ओके, और इसी की वजह से कुछ एरर आती है, क्योंकि ये वायर के एंड्स पे है, इसलिए इस एरर का नाम एंड एरर है। ओके, अब इस एरर को हम लोग अपनी कैलकुलेशन में कैसे कंसीडर करते हैं? तो हमारे स्केल ने लेंथ कितनी मेजर की? L, बट इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? L प्लस अल्फा। ठीक है, यानी कि जब मैं P की वैल्यू लिखूंगा रो इंटू L की जगह लिखूंगा L प्लस अल्फा अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही जब मैं Q के लिए लेंथ लिखूंगा तब मेरे पास इधर से एक बीटा लेंथ एडिशनल कैलकुलेशन में आएगी। मैं लिखूंगा 100 माइनस L प्लस बीटा। ठीक है, कुछ लेंथ एक्स्ट्रा मेरी कैलकुलेशन में आ जाएगी। ये दोनों अल्फा एंड बीटा आर कॉरस्पॉन्ड्स टू एंड एरर्स। अब इस केस में अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस लिखनी है तो मैं लिखूंगा R इंटू 100 माइनस L प्लस बीटा अपॉन L प्लस अल्फा। क्लियर है बच्चों? दिस इज योर रिजल्ट। ओके, टेकिंग केयर ऑफ एंड एरर्स। डन। अब अगला पॉइंट, एंड एरर्स को हम लोग अपनी कैलकुलेशन में कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एंड एरर्स को कंसीडर ही ना करें? एंड द बेस्ट आंसर इज, अगर आपका आंसर, आपका बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर के आसपास आता है, अगर बैलेंस पॉइंट पूरा आप लोग लिखोगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बीपी ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, मैं लिख देता हूँ, आप लोगों से मुझे डर भी लगता है। अगर आपका बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर के आसपास आता है, ठीक है, आप यूं कह सकते हो कि 45 से 55, बेस्ट तो है 50 के ही बहुत आसपास। अगर 50 के आसपास आता है तो आपका जो मीटर ब्रिज है वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। ठीक है, वो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, एंड उस टाइम पे आपको एंड एरर्स को कंसिडर करने की कोई खास आवश्यकता जरूरत नहीं रहेगी। यू नीड नॉट टू कंसिडर additional extra lengths arising due to end errors. ओके, तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप अपने मीटर ब्रिज को किस रेंज में यूज़ करो, जब आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास आए। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हमेशा सही रीडिंग के लिए बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। अगर आप 30 सेंटीमीटर से कम या 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा पे नल पॉइंट ऑब्टेन करते हो तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी है वो पूरी हो जाएगी, जिसका मतलब आपकी रीडिंग में कुछ एरर इन्वॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेंसिटिविटी
कम होने का मतलब क्या होता है कि आपने जॉकी को थोड़ा सा आगे पीछे भी टच कर दिया तब भी गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग ही शो करेगा, तब भी गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग ही शो करेगा, गैल्वेनोमीटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसलिए रीडिंग मस्ट बी टेकन बिटवीन 30 to 70 सेंटीमीटर। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर 80 की कर सकते, हाँ, वट द हेल वी कैन डू, अगर वो 20 सेंटीमीटर पे आ रही है तो आने दो। एंड द बेस्ट आंसर इज यू हैव रेजिस्टेंस बॉक्स फॉर दिस पर्पस। आप लोग क्या करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करोगे, दैट विल हेल्प यू टू गेट नल पॉइंट अराउंड 50 सेंटीमीटर। ओके, मान लो कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 10 ओम रेजिस्टेंस निकाल रखी है, गैल्वेनोमीटर में जब नल पॉइंट आता है लेंथ है 70 सेंटीमीटर, आप 10 की जगह 15 निकाल के देखो, हो सकता है कि वो अब 70 सेंटीमीटर से कम होके 60 पे आ जाओ, थोड़ी सी और रेजिस्टेंस को बाहर निकालो, हो सकता है कि आपका नल पॉइंट लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए। सो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू गेट नल पॉइंट नियर टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मीटर ब्रिज। सबसे पहला न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं लॉलीपॉप न्यूमेरिकल, बस नंबर प्लेट में डाल के दिए हैं, आपको बस प्लेट में से उठा के अपनी पॉकेट में डालने हैं। क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन अ मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस x। देखो इस बार लेफ्ट साइड में है, जबकि जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो वो राइट साइड में थी, तो किसी भी तरफ हो सकती है, इसकी कोई चिंता नहीं है। और क्वेश्चन में दिया गया है, वी ऑब्टेन ए बैलेंस पॉइंट व्हेन लेफ्ट साइड लेंथ इज 40 एंड राइट साइड लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैटरी जिसकी EMF 6 वोल्ट है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हमें उसमें से करंट फाइंड आउट करना है एंड एट द सेम टाइम हमें इस अननोन रेजिस्टेंस x को फाइंड आउट करना है। इस समय जॉकी यहाँ पे टच कर रहा है, वो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वी आर गोइंग फॉर अ सिंपल फॉर्मूला, x by 40 is equal to 6 by 60। x by 40 is equal to 6 by 60। बेटा ये शुद्ध जुगाड़ है, आप लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था x इंटू, मैंने कहा था जो रेजिस्टेंस है उसके सामने वाली लेंथ 40, इक्वलिटी के दूसरी तरफ सामने वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 60, ये बताया था। ठीक है, ये भी सही है, ये भी जुगाड़ है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, जो मर्जी करो। ठीक है, यहाँ पर हम सीधी लेंथ लिख लेंगे क्योंकि रो इंटू एल बाई ए होता है, रो एंड ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपने काट दिया 1/10, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 ओम। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 4 ओम। अब हमें देखना है कि सर्किट में से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो हमारे पास सर्किट डायग्राम ये बनेगी 4 ओम एंड 6 ओम। और इधर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड दिस मीटर ब्रिज वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, 100 ओम, एंड इट इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सो दिस इज सर्किट डायग्राम। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट इन द सर्किट। यहाँ से करंट I आएगा, करंट दो हिस्सों में बंटेगा, I1 एंड I2। तो I2 करंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 6 बाय 100। दो तरीके हैं बेटा, आप अलग अलग से करंट कैलकुलेट करके ऐड कर दो या इन दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के सीधी कैलकुलेशन कर लो। मैं दोनों तरीके बता देता हूं। मैं I2 कैलकुलेट करूंगा सीधा यहाँ से इतने हिस्से में, ये हो जाएगा 6 बाय 100 यानी कि 0.06 एम्पियर। यहाँ पे ये 10 ओम है तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर, ये कि टोटल करंट I की वैल्यू हो जाएगी 0.66 एम्पियर। करने का दूसरा तरीका, आप लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 10 एंड 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारे पास 100 बाय 11 ओम।
टोटल करंट देखना है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास I की वैल्यू हो जाएगी 66/100, यानी कि I विल कम आउट 0.66 एम्पियर। सेम आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, दोबारा से थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने इतने हिस्से में सीधा करंट निकाल लिया, ठीक है, 10 ओम की रेजिस्टेंस एंड 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। फिर मैंने यहाँ से अलग से करंट निकाल लिया, 100 ओम की रेजिस्टेंस एंड 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। तो मीटर ब्रिज के बेस के ऊपर ही हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है। अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन ए मीटर ब्रिज जिसमें एक्स और वाई दोनों ही अननोन है, भगवान भला करे, एक नहीं दो अननोन है, एक्स एंड वाई, एंड बैलेंस पॉइंट इज अटेन्ड एट ए लेंथ ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y को शंट कर दिया गया विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। शंट करने का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा था, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है, कितनी, 12 ओम की। वर्ड क्या यूज किया गया है, y is shunted with a resistance of 12 ohm। ओके, ऐसा करने से क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 18.2 सेंटीमीटर। अब ये नहीं बताया कि ये राइट को शिफ्ट किया या लेफ्ट को शिफ्ट किया, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि 18.2 सेंटीमीटर किस तरफ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में। जब हमने y के साथ 12 ओम की रेजिस्टेंस को शंट किया तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस कम हो गई तो ये लेंथ भी कम हो जाएगी। इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर आती है, तो ये लेंथ भी कम हो जाएगी, यानी कि जो CD लेंथ है वो कम हो जानी चाहिए थी। ठीक है, यही कि डी पॉइंट को थोड़ा इस तरफ यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा टू गेट न्यू बैलेंस पॉइंट। ओके, तो हम 2 बार बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पहले लेंथ थी 33.7, अब इसमें ऐड हो जाएगा 18.2, ये आपके पास 9 हो गया, 1151.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 100 - 51.9 सेंटीमीटर, ये बनना था 48.1 सेंटीमीटर। चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन मेरी सही है। ओके, अब हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे x by y इज इक्वल टू 33.7, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, 100 - 33.7, 33.7 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 66.3। आई थिंक सो शुड बी करेक्ट, यानी कि 337/663, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट वहाँ पे सेकंड केस में x by y, इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ बैलेंस करने पे 51.9 सेंटीमीटर आई है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 41.8, 41.8। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, y की जगह इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 12y अपॉन y प्लस 12। ये सही है, सीम्स टू बी करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ सॉल्व करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू कैन राइट y प्लस 12 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये होगी 337/663 मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास था 12y, ये आ गया 519/481। ये y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कि y प्लस 12 की वैल्यू, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए टफ होने वाली हैं, बट डरो नहीं क्योंकि डर के आगे जीत है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 12 भी दूसरी तरफ शिफ्ट चला हो जाएगा तो ये -12 हो जाएगा,
ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू। y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 13.1 ओम। ओके, अब बची वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 टू गेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अपने पास आएगी 337/663 मल्टीप्लाई बाय 13.1। नेचुरली है ये लगभग आधा है, तो ये लगभग आधी आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 6.64 ओम ये हमारे पास आंसर बनना चाहिए। तो हमने दोनों वैल्यूज x एंड y दोनों अननोन्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो वंस अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड अपॉन मीटर ब्रिज। क्वेश्चन में आप लोग स्टेटमेंट नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और स्टेटमेंट को खुद समझिएगा, खुद सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिएगा, तभी आप लोग खुद सीख पाएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी से चलूँगा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है मैं सीधा समझाऊंगा। क्वेश्चन में दे रखा है एक मीटर ब्रिज, जिस मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है x। ओके, राइट साइड में नेचुरली एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने निकाली है 10 ओम की रेजिस्टेंस एंड वी ऑब्टेन अ बैलेंस पॉइंट एट सर्टेन लेंथ। क्वेश्चन में वो लेंथ बिल्कुल मेंशन नहीं की गई है, मैंने मान लिया है कि एक तरफ लेंथ है l, तो नेचुरली दूसरी तरफ लेंथ हो जाएगी 100 माइनस l। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से 12.5 ओम की रेजिस्टेंस और प्लग आउट कर दी गई, मीन्स अब कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस हो गई है 22.5 ओम थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से 22.5 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस लगी हुई है। एंड अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाता है, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो बैलेंस लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बैलेंस लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस राइट गैप में बढ़ा दी है, तो नेचुरली इधर लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि जो कि अब इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करेगा बाय लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है अगर पहले l थी अब हो जाएगी l माइनस 20, पहले ये थी 100 माइनस l, अब ये बचेगी हमारे पास 80 माइनस l। इसको चेक करते हैं, 120 माइनस l ये बचेगी, 20 सेंटीमीटर ये लेंथ बढ़ जाएगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू गेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। हमें l लेंथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग दो बार बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे, क्या लिख सकते हैं, x by 10 is equal to l by 100 minus l। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x by R2 की वैल्यू है 22.5 is equal to L minus 20 upon 120 minus L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सीधी x की वैल्यू आने वाली नहीं है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग l की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 22.5 by 10 इज इक्वल टू, तो ये आएगा l मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l multiplied by L minus 20। so this is going to be a quadratic equation। इसको आप लिख सकते हो 225 by 100, आप 25 के टेबल्स पे काट सकते हो, 9/4 बन जाएगा। ओके, अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4L इंटू 120 माइनस L इज इक्वल टू 9 इंटू, ये मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा 100L एंड माइनस 20L, यानी कि 80L माइनस L स्क्वेयर प्लस माइनस 2000। आपको एक बार कैलकुलेशन मेरी चेक करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 480L माइनस 4L स्क्वेयर, 480L माइनस 4L स्क्वेयर, ये बन जाएगा। ठीक है,
ये -9l² है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 100 माइनस l इंटू l माइनस 20 इज इक्वल टू 4l इंटू 120 माइनस l। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100l माइनस 2000 माइनस l² प्लस 20l इज इक्वल टू 480l माइनस 4l²। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 120l, 120 मल्टीप्लाई बाय 9 1080l माइनस 18000 माइनस 9l² इज इक्वल टू 480l माइनस 4l²। इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 5l², ये हो जाएगा हमारे पास इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा 1080 माइनस 480 600 ही हो जाएगा, आई थिंक सो 600l, एंड ये बचेगा प्लस 18000 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स अगर लें तो 60 वाला फैक्टर बन जाएगा, l माइनस 60 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। वी विल गेट l इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बट हमें क्वेश्चन में l में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें इंटरेस्ट था x में। तो हम लोग यहाँ पर l की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू l की वैल्यू पुट की 60, 100 माइनस 60 इज 40 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर x अपने पास ये कट गया, ये हो गया 1.5, दिस कम्स आउट 15 ओम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन कंसेप्चुअली कुछ खास नहीं था, दिस वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मीटर ब्रिज एंड यू कैन से व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम लोग पोटेंशियोमीटर शुरू करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, यू कैन सी ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 100 ओम। ठीक है, सभी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। एंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y। वीडियो को पॉज दीजिए और फटाफट से विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो मैं शुरू करता हूं। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा दो 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। गैल्वेनोमीटर आ जाएगा बीच में, ये पॉइंट y ऊपर, ये पॉइंट x आ जाएगा नीचे। उसके बाद इसको ऐसे घुमाया तो यहाँ पर आ गई 100 ओम की रेजिस्टेंस, और नीचे हमारे पास x के साथ एक और जुड़ी हुई है 100 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ से जुड़ी हुई है एक बैटरी। आप ऐसा कर सकते हो, इस पॉइंट को A और इसको B रख लो। ठीक है, A पॉइंट यहाँ पर हमारे पास जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दिस इज A पॉइंट, दोनों तरफ से 100 से, और दूसरी तरफ चला गया X। ठीक है, यहाँ पर ये 20 वोल्ट घूम के नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर वंस अगेन यू विल गेट टू रेजिस्टेंसेस, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, यू विल गेट द सेम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या अभी आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है? बट बिफोर दैट, क्या बच्चों ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है? इसको ऐसे टर्न कर दो, ये B घूम के इधर ही आ जाएगा। आ गया B घूम के इधर, ये A घूम के इधर सामने इधर आ जाएगा। A आ गया, A से 2 जुड़ी हुई थी 100 ओम, A से 2 जुड़ी हुई हैं 100 ओम की रेजिस्टेंसेस, B से भी दोनों तरफ 2 100 ओम की रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं। तो सेम ही सर्किट डायग्राम है। चाहे वीडियो पॉज करके आप लोग फिर से और थोड़ा दिमाग लगा लेना। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा और मन को समझाओ तो ये आपको क्लियरली एक व्हीटस्टोन ब्रिज, इनफैक्ट आपको एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा। ठीक है, आप इन दो पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दो, इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, यू विल गेट अ व्हीटस्टोन ब्रिज हेयर। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गए, ये हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे हो गया। सो दिस लुक्स लाइक अ
परफेक्ट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है P by Q इज इक्वल R by S या P by Q इज इक्वल R by S, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इन दो पॉइंट्स में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट फ्लो कब नहीं करता है? करंट तब फ्लो नहीं करता जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स X एंड Y इज गोइंग टू बी 0। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ओके, गुड।